हमने कहा कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो आज कौन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले एक ट्रायंगल देख लेते हैं। ये आपके सामने ट्रायंगल है, ठीक है। अभी मुझे इसका एरिया निकालना है। ये आपके सामने ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए पहले आपको वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये वर्टेक्स ए है और ये है आपके सामने x1 और y1। ये वर्टेक्स b है और इस b वर्टेक्स का नाम है x2 और y2। और बच्चे ये वर्टेक्स c है और इस वर्टेक्स का नाम है x3 और y3। ये तीन वर्टेक्स दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3। यहां लिखेंगे 1 1 1। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यानी कि आधा कर देंगे जो भी डिटर्मिनेंट निकल के आएगा। और किस सीक्वेंस में आएगा आप देख सकते हो। यहां पर हमेशा x1, x2, x3 लिखा जाएगा, यहां पर हमेशा y1, y2, y3 लिखा जाएगा और यहां पर 1 1 1 लिखा जाएगा। 1 1 1 का मतलब क्या हो गया कि हमेशा कांस्टेंट वैल्यू 1 1 1 लिखनी है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी समझ लीजिए। मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर उसके बाद बेटा एक निशान लगाएंगे। ये निशान और ये निशान में अंतर है, मैं बताऊंगा क्या अंतर है। देखो पहले तो मैं लिखूंगा क्या, इवेल्युएट कैसे करते हैं, पहले प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं। और प्लस लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये वाला एलिमेंट यानी कि प्लस का x1। तो यहां पर लिखा जाएगा आपके सामने प्लस का x1। और बेटा क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे। तो क्या संख्या बची, ये चारों संख्या दिख रही है आपको। ये चारों संख्या लिखी जाएगी कैसे, इस तरीके से कि पहले तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें आप लिख भी सकते हो चाहे तो, है ना। तो क्या हो जाएगा y2, सॉरी आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसे लिख भी सकते हो, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूं, y2 माइनस y3, सही है। उसके बाद चलेंगे हम आगे, आगे है माइनस का y1। तो यहां पर लिखेंगे बेटा माइनस का y1 यानी कि माइनस का y1। और अब की बार क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो दिख रहा होगा आपको, और ये सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे बच्चे। तो ये संख्या की मल्टीप्लाई इस संख्या में होगी, क्या हो जाएगा x2 माइनस इस संख्या की मल्टीप्लाई इस संख्या में होगी, तो क्या हो जाएगा x3। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे आपके सामने दे रखा है बच्चे प्लस का 1। तो ये प्लस का 1 दे रखा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 1। और ये क्या हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x2 y3 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x3 y2। मेरे हिसाब से ये समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से हम एरिया निकालेंगे, और सॉल्व करना आपका काम है। बेटा ये जो निशान है ना, ये निशान ध्यान से समझना है आपको, बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सी बात होती है वो समझ नहीं आती है बच्चों को, ये क्लियर कर देता हूं। बेटा देखो ये निशान और ये निशान और ये निशान, ये तीन निशान है बेटा। इस निशान का मतलब है मैट्रिक्स, और सॉरी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। और वो भी कौन सा डिटर्मिनेंट है, ये निशान डिटर्मिनेंट का दे रखा है आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये निशान दे रखा है 3/3 का डिटर्मिनेंट, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम होंगे। यहाँ पर 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। ध्यान रखना डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम। बेटा ये निशान भी डिटर्मिनेंट का है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इससे थोड़ा छोटा है। और बेटा ये निशान इससे भी छोटा है थोड़ा, और ये डिटर्मिनेंट नहीं है, याद रखना ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यानी कि आपको ये बात समझ में आई कि एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान भी डिटर्मिनेंट के निशान जैसा होता है, बस साइज में छोटा होता चला जाता है। अभी तो ये दोनों के साइज भी आपको बराबर ही दिख रहे होंगे। देखो ये वाला इतना बड़ा निशान बना दिया इस बराबर, है ना,
लेकिन आप साइज कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सर क्या कहना चाहते हैं? साइज आप संख्या से आइडेंटिफाई करोगे। देखो मैं साइज का आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। जैसे लिखी हुई है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने देखा ये संख्या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, तो इसको हम मॉड नहीं बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। यानी कि इसका आंसर प्लस का भी आ सकता है, इसका आंसर माइनस का भी आ सकता है। कोई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर ये निशान लग गया ना, ये एब्सोल्यूट का निशान है, तो माइनस में आंसर आएगा ही नहीं। रॉन्ग, माइनस में आंसर आ सकता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ही नहीं है, ये तो डिटर्मिनेंट है। फिर उसके बाद दूसरा देखो, अगर दे रखा है 1 2 3 4, तो अब ये निशान क्या हो जाएगा 2/2 के डिटर्मिनेंट के अंदर, ये निशान भी आपका, ये प्लस भी आ सकती है संख्या और ये माइनस भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान नहीं है। लेकिन अगर संख्या में दे रखा है 3 प्लस का 5, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 3 माइनस का 5, तो बेटा अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। 3 प्लस 5 का आंसर आएगा 8, लेकिन 3 माइनस 5 का आंसर आता है बेटा कितना? 3 माइनस 5 आता है माइनस का 2, और माइनस का 2 एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 बनेगा। तो आपको कैसे पता लगा? देखो ये संख्या क्या है, ये संख्या एक है, सिर्फ एक संख्या, तो एब्सोल्यूट हुआ। ये संख्या दो नहीं दिख रही, एक ये रही एक ये रही। अब साइज में मैं अगर ऐसे लिख दूं, ये लिखा मैंने बड़ा सा साइज, और यहाँ लिखा 2 प्लस 5 माइनस 10, ये लिखा, और एक तरफ मैंने लिखा दूसरा साइज और ये लिखा छोटा सा 1 2 3 4, तो बेटा अब आपको दिख रहा है कौन सा साइज बड़ा दिख रहा है? ये साइज बड़ा है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है। तो साइज कैसे आइडेंटिफाई करोगे? संख्या साइज को आइडेंटिफाई करेगी, ना कि आप बड़ा सा लिख दो ऐसे करके तो सर डिटर्मिनेंट बन गया, छोटा सा लिख दोगे तो एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर संख्या कितनी है, संख्या इस फॉर्म में है तो एब्सोल्यूट है, संख्या इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है तो डिटर्मिनेंट है। मेरे हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये छोटी सी बात थी, आप में से शायद ज्यादातर जने जानते होंगे, लेकिन मेरे को लगता है ज्यादातर बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं और इस बात को किसी बुक में नहीं पढ़ाया जाता कि भाई ये क्या है, ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ये एक टीचर का अपना अनुभव होता है, जब बच्चे पूछते हैं प्रॉब्लम के, सर जी ये तो आपने तो कर दिया, हम तो इसे प्लस लेके चल रहे थे। ज्यादातर बच्चे डिटर्मिनेंट के केस में क्या करते हैं, वो प्लस कर देते हैं उसे, वो सोचते हैं कि माइनस हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, प्लस कैसे हो जाएगा जब वो एब्सोल्यूट वैल्यू का ही फॉर्म नहीं है, वो डिटर्मिनेंट है, वो अलग है, साइज का अंतर है। चलिए अब मेरी बात को समझना, यहां पर क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है बेटा? ये फाइंड करने के लिए कह रहा है एरिया। तो जरा मुझे बताइए, जब एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है तो एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये जो एरिया होता है, एरिया ये संख्या होती है बेटा, तो एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट का निशान हो गया, ये डिटर्मिनेंट का निशान हो गया और ये निशान एब्सोल्यूट का हो गया। वैसे तो इसको साइज में लिख लेते हैं, वो मैंने डराने के लिए लिख दिया होगा। इसका साइज वैसे ये है, ये एब्सोल्यूट है, जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा एब्सोल्यूट का निशान होता है। ये सही है ना, सही से कर लेना इसे अपनी कॉपी पे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर रखना है क्या, ये, और किसी को नहीं रखना है, इसको रखना है। पिछले वाले क्वेश्चंस में नहीं रखना है, इस क्वेश्चन में रखना है। क्यों? क्योंकि एरिया पूछ रहा है। फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन कैसे एप्लीकेबल करेंगे जरा देख लेते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहला दे रखा है पार्ट 0 1 0 6 0 4 3। देखिए ये है 1 0 6 0 एंड 4 3। बेटा ये आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर है आपकी 4.3 और क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला, जिसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो बच्चे ये कहता है एरिया निकालो, तो आप बिल्कुल सीधा सीधा काम कर देंगे। ये आपने बनाया एक ट्राइंगल, ये हो गया आपके पास ए पार्ट 1 और 0, ये है आपके पास बी पार्ट 6 और 0, ये आपके पास है सी पार्ट 4 और 3। तो आप गौर से देखिए, इसके नीचे ना आप अपनी याददाश्त के लिए, अपने अच्छे तरीके करने के लिए इसे लिखिए x1 y1, इसे लिखिए x2 y2, इसे लिखिए x3 y3। ये सिर्फ अपने याद करने के लिए लिखिए, पेपर में नहीं लिखना होता। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है 6, x3 की वैल्यू क्या है 4, ऐसे ही 3 0 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई हमसे, सही से कॉपी करना है आपको। ये है आपके पास y1 कितना है 0, y2 कितना है 0 और y3 3। तो फिलहाल कितना आ जाएगा 1 1 1। ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, ये मैंने आपके सामने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा है।
अब आप क्या करोगे, इसे इवेल्युएट करेंगे। तो मैंने कहा जिस बच्चे ने अभी भी पिछले, देखो मैंने कहा था ना कि आप में से ही कई स्टूडेंट होंगे बेटा जो मैथ्स को बड़े इंटरेस्टिंगली लेंगे, लेकिन कई बच्चों के पास समय नहीं होता कि मैथ्स को, तो वो बच्चे क्या करते हैं, मेरी पिछली क्लास ली होगी और उसके बाद वो आज की क्लास लेंगे, ठीक है ना। कई बच्चे तो छुट्टी भी कर लेंगे बिना इन्फॉर्मेशन के, तो वो बीच में प्रैक्टिस नहीं करते। बेटा कम नंबर और ज्यादा नंबर लाने में यही एक फर्क होता है। तो जिसने पिछली क्लास की प्रैक्टिस नहीं करी है वो भी मैनेजेबल नंबर ले आता है मेरे पास पढ़ता है। तो आप देखिए उसका रीजन क्या है, मैं लास्ट क्लास को जरूर रिमाइंड कराता हूं। देखो ये मैंने एब्सोल्यूट का निशान लगाया, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा क्विक चलूंगा। ये पहले प्लस का 1 लिखेंगे, तो प्लस का 1 ये रहा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 3। उसके बाद आप लिखेंगे ये वाली संख्या, और ये है आपके सामने क्या, ये आपके पास माइनस का 0 है तो माइनस का 0 लिखेंगे, ये वाली संख्या लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 0। और बच्चे क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो 6 की 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा कितना होगा 6, माइनस 4 की 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4। हाँ पूरा 0 हो जाएगा, बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप चलेंगे तीसरे के पास, और तीसरी संख्या क्या है प्लस का 1, तो ये है प्लस का 1, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लिखेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा 18, और उसके बाद दूसरे की मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का 1 देन 18 माइनस, फिर मल्टीप्लाई, इस ये कैंसिल हो गया है, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। तो बेसिकली जैसा कि अभी मेरे को बताया है, शायद सचिन जोशी ने बताया है, अब मैं आवाजें भी पहचानने लग गया हूं, तो ये संख्या को -1 लिखेंगे और ये संख्या बेटा 0 हो जाएगी। तो बेसिकली अगर इसे आप नहीं भी लिखते तो भी काम बन जाएगा, जरूरत नहीं है इसे लिखने की। और प्लस का 18, तो आप देखेंगे तो आंसर कितना आया, अंदर आंसर आया प्लस का 15। और बेटा अब मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे, 15/2 स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना, क्योंकि आपका एरिया किसी पार्टिकुलर यूनिट में होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये माइनस का 15 आया होता तब भी हम प्लस का लिखते। तो मेरे हिसाब से मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया है, तो दूसरा तीसरा पार्ट आपका होमवर्क है, और जिसका आंसर मैच नहीं करेगा वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पे। सेकंड में कहता है शो दैट पॉइंट्स दिस, ये पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बेटा कोलिनियर क्या होता है, मैं यही समझा देता हूं इसे। कोलिनियर का मतलब लाई ऑन लाइन, यानी कि एक ही लाइन पर लाई करते हुए 3 पॉइंट्स, लाई ऑन ए लाइन, यानी कि एक पॉइंट पर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास कोलिनियर की सिचुएशन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, वैसे कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इसे कोलिनियर कहते हैं। सपोज कि ये वाला बी पॉइंट जो है थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा ऊपर ये होता, तो क्या हो जाता, जरा देखिए, ये तो ए होता, ये होता आपके सामने सी, और ये मैं इसे मिला दिया, बी कहां मिलता, ऊपर यहां, ये बी है, तो बेटा ए को बी से भी मिलाएंगे और बी को सी से भी मिलाएंगे। तो जरा देखेंगे क्या ये कोलिनियर है, नहीं, एक लाइन नहीं है, तो फिर क्या है ये बेटा ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल। अगर बी थोड़ा सा और ऊपर होता, मैं यहां बना देता हूं, ये आपके सामने, और बी थोड़ा सा ऊपर हो जाता, सपोज कि ये ए है, ये सी है, और बी यहां लिख देता हूं मैं, तो बेटा अब क्या बनेगा, अभी भी बनिए ट्रायंगल। ये देखिए, ये बना आपका, कुछ सही से कर लेना, ट्रायंगल। तो मेरी बात ये कह रहा हूं, ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बी इस लाइन पर रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। ये बी थोड़ा सा ऊपर चला गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं होगा, ये बी थोड़ा सा ऊपर चला गया तो बढ़ता चला जाएगा एरिया, कभी 0 नहीं होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 जब होगा जब बी की वैल्यू लाइन पर होगी, यानी कि लाई ऑन ए लाइन। ये बात आपको समझ में आई। तो देखिए कोलिनियर की सिचुएशन क्या होती है, मैं बता देता हूं आपको। यहां पर ये दूसरी कंडीशन बनी, when 3 points are collinear और lie on a line, एक लाइन पर लाई करते हैं, दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है ना। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो 3 पॉइंट्स क्या है, वो 3 पॉइंट्स आपके सामने ये x1 y1, b की वैल्यू x2 y2 एंड c की वैल्यू x3 y3। तो बच्चे अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसे प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस करके इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहता है शो करके दिखाइए, तो ठीक है शो कर देते हैं। शो करना बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं कहता बेटा आप लाइव क्लास देख रहे हो तो आप अपने मोबाइल को जूम करके, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से और देख सकते हो। मैं नहीं कर रहा जूम यहाँ पर, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं दिख रहा है अच्छे, जब मैं एक चीज को नोटिस आता हूँ तो बच्चों को दिखता नहीं है, तो जूम कर सकते हैं वो बच्चे। तो मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखिए क्या कहता है, इसमें लिखा है ए ब्रैकेट ऑफ, ये देखो स्मॉल ए लिखा है, फिर आप गौर से देखोगे तो आपको एक कोमा दिखेगा और फिर b प्लस सी लिखा हुआ है, यानी कि आपको ये पहली संख्या जो है, ये तो संख्या है बेटा x1 और दूसरी संख्या जो है b प्लस सी, ये है आपके पास x2। मैं फिर देता हूं, x1 का मतलब a है, x1 का मतलब, और सॉरी x2 नहीं है y1 है, x1 y1 होता है ना, देखिए, और दूसरी संख्या आपके सामने है y1। तो y1 का मतलब क्या है बेटा, y1 का मतलब है b प्लस सी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट होता है x और y से, तो x1 और y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू a और y1 की वैल्यू b प्लस सी। ये वैल्यू आपको कहां रखनी है, यहां रखनी है। x1 की जगह पर x1 की वैल्यू रखनी है और y1 की जगह पर y1 की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर x1 की वैल्यू, यहाँ y1, यहाँ a लिखा जाएगा, यहाँ b प्लस सी लिखा जाएगा, यहाँ 1, फिर ऐसे दूसरी वैल्यू, फिर ऐसी तीसरी वैल्यू। पॉइंट रख लेना, सॉल्व करना आपका काम है। अगर सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 0 आएगा आंसर। कोलिनियर बोल दिया तो आंसर कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, 0। करके देखिएगा, नहीं होगा तो मेरे पास आइएगा, मैं बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको इसमें के की वैल्यू निकालनी है, ये रही। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट है एंड वर्टिसेस आर दिस। तो देखो इसमें एक गलती कर जाते हैं बच्चे, वो गलती मैं बताता हूं क्या है। पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है और वर्टिसेस है K0 40 02। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड। और थर्ड में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दे रखा है आपको 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, यहां तक की बात पता है। उसके बाद वर्टिसेस वो दे रखा है ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको K0 40 02। K0, B है 40 और C है 02। बच्चे अगर कोई चीज आप देख रहे हो, अगर कुछ गलत हो गया हो तो मेरे को बता दिया करो अपना माइक ऑन करने के बाद, ठीक है ना। चलो अभी मेरे को 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका एरिया भी दे रखा है। मेरी बात बताइए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता कैसे है, इसको चेक कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता कैसे है। सपोज के ये है मेरे पास एक ट्रायंगल, इसके अंदर 4 और 0 लिखा है। ऐसे सपोज कर लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 और 0, फिर 0 और 2 लिखा हुआ, ये लिखा है 0 और 1 2। ये 2 वर्टेक्स आ गए, ये C वर्टेक्स आ गया, ये B वर्टेक्स आ गया। आगे कहता है K और 0। बेटा K का मतलब हो सकता है इधर जाए और K का मतलब हो सकता है इधर जाए। अगर हम इस साइड गए, राइट साइड में, अगर हम राइट साइड में जाते हैं, K की वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, ये K की वैल्यू, और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव हुई तो राइट साइड में जाएंगे। सपोज यहां आके रुक गए हम यहां, तो बेटा ट्रायंगल बना कुछ ऐसा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी एक ट्रायंगल है। और सपोज कि ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एरिया जो है के की वैल्यू जो है वो प्लस में ना आके, ये तो पॉजिटिव वाला हो गया, प्लस में आके माइनस में बनेगी। तो माइनस में बनेगी तो क्या करेंगे, देखिए, तो माइनस का मतलब ये संख्या यहां हो जाएगी। सपोज कि ये आपके पास के आ गया, यहाँ पर कोई संख्या होगी यहां से यहां तक, तो बेटा ट्रायंगल बनेगा ये, ठीक है। अब यहां गए तो माइनस में के था और यहां गए तो प्लस में के था, तो मेरे को ये नहीं पता कि के प्लस का होगा या माइनस का होगा। बेटा मेरी बात को जरा बताइए, मैं एक बार और इसको बना देता हूं।
इस बात को जरा रियलाइज करिए कि अगर एक संख्या, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं कि अगर चीजें प्रैक्टिकल पता है तो आपको कभी भी गलती नहीं हो सकती आपसे, मेरे तरीके से आप सोचना शुरू कर दोगे, मैं तो प्रैक्टिकली सोचूंगा। अगर सपोज कि के इधर आता है तो के इधर आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो कहां होगा, यहां कहीं होगा, के की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का के, तो बेटा एरिया आ गया ये, और के की वैल्यू इस केस में क्या है, नेगेटिव है। मैं यहां बता देता हूं आपको, ये हटा ही देता हूं, दो केस बन गए, एक पॉजिटिव का के और एक नेगेटिव का के। बेटा दोनों ही केस में मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कभी नेगेटिव हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव है यहाँ पर, नहीं हो सकता, बिल्कुल सीधा है, यानी के नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है लेकिन एरिया जो है वो तो नेगेटिव नहीं होगा ना, यानी क्वेश्चन में तो दे रखा है एरिया ऑफ क्या नाम है ट्राइंगल, वो तो पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है के, तो के पॉजिटिव में भी इसका आंसर आएगा और नेगेटिव में भी आएगा। कई बच्चे सिर्फ पॉजिटिव में निकाल देते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा समझ नहीं पाते, मैंने प्रैक्टिकल तो आपको समझा दिया, मैंने कहा जरूर समझना होना चाहिए आपको कि प्रैक्टिकल चीजें कैसे बिहेव कर रही हैं। अब मैं इसको बताता हूं गलती कहां हो जाती है, गलती होती है वही ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, बच्चे भूल जाते हैं कि एब्सोल्यूट कब है और क्या डिटर्मिनेंट कब है, बस ये भूल जाते हैं। चलो मैं बताता हूं, लिखेंगे हम, इस क्वेश्चन में कहा था, सॉरी कुछ नहीं कहा है इसमें, इसमें एरिया ही तो दे रखा था, ठीक है, तो वी नो दैट, आप लिख दो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 डिटर्मिनेंट, मैं बोलता जा रहा हूं याद रखना, डिटर्मिनेंट बोला है मैंने इसे, यहां लिखेंगे के, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 0, ये 0, ये 0, ये 2, ये 1, ये 1, ये 1 इज इक्वल टू 4, सीधा सा हिसाब है। कई जने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं सर ये तो प्लस और माइनस 4 होगा, भाई प्लस माइनस 4 नहीं हो सकता भाई, वो प्लस का ही 4 होगा, क्योंकि एरिया तो 4 प्लस का ही हो सकता है ना, एरिया नेगेटिव कैसे हो जाएगा। तो यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे 1/2, और सॉल्व करने का वही पुराना पैटर्न, मैं इसे कभी नहीं बदलूंगा। ये क्या पैटर्न है हमारे पास, ये पैटर्न है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, प्लस का के लिखेंगे। तो बेटा जब हम प्लस का के लिखेंगे तो अब की बार जो हम निशान लगा रहे हैं ये डिटर्मिनेंट का निशान नहीं है, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये यहीं पर लग रहा है क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। यहां लिखेंगे प्लस का के, ब्रैकेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 - 2। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आता होगा कैसे करते हैं, माइनस का 0 लिखेंगे, इसे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो हो जाएगा 4 - 0, उसके बाद आएगा प्लस का 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 8 - 0। अब थोड़ा मैं क्विकली कराया, देखो मैंने एक एक स्टेप नहीं करे, वैसे अब तक होते थे। चलो अब इसे लिखेंगे हम 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू, अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा हूं, अब डिटर्मिनेंट नहीं है, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2k, और ये 0, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 8 इज इक्वल टू 4। यहां गलती कर जाते थे बच्चे, अब गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, ये प्लस में और माइनस में आंसर आएगा, माइनस का 2k प्लस का 8, क्योंकि सीधी सी बात है एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर, और इस 2 की मल्टीप्लाई यहां करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8। तो समझ में आ गया होगा, एक बार पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव की वैल्यू लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। पॉजिटिव में लेंगे तो माइनस का 2k प्लस का 8 आएगा इज इक्वल टू 8, और नेगेटिव में लेंगे तो माइनस का 2k प्लस 8 आएगा इज इक्वल टू 8। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये जब 8 राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2k इज इक्वल टू 8, घटाएंगे तो 0 आएगा, और इस -2 को डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा बच्चा, यहां पर आ गया 0। इधर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 2k माइनस का 8 इज इक्वल टू 8, भाई बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो निशान बदल देगा, और इस 8 को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो बेटा हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 8, और k की वैल्यू आ जाएगी 16/2, द फाइनल वन इज 8। तो बेसिकली इसने कहा है कि k की क्या वैल्यू होगी, तो आपने कहा सर k की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 भी हो सकती है और या फिर 8 भी हो सकती है। तो तसल्ली से मैंने कहा ना, जब आपको नंबर नहीं कटवाने हैं तभी हो सकता है ऐसा काम, जब आपने क्वेश्चन नहीं किए होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटी छोटी सी माइनर सी बातें हैं जिसको एज ए टीचर जब हम अपने एक्सपीरियंस को देते हैं, क्यों दे रहे हैं हम ये बात, क्या जब मैंने पहले साल पढ़ाया होगा ये बात पहले बताई होगी, नहीं, क्योंकि मैं ये सोच के चलता हूं मुझे आता है तो सामने वाले को भी आता होगा, लेकिन जब मैं टेस्ट लेता हूं या इतने साल से अलग अलग टाइम पे बच्चे को देखता हूं कि सर बच्चे ने गलती करी है, इसका मतलब हमारा फर्ज बनता है उसे पहले नोटिस करा देना। ये हालांकि छोटी सी बात थी एब्सोल्यूट वैल्यू और डिटर्मिनेंट, लेकिन मेरे लिए छोटी बात थी क्योंकि मैं यूज्ड टू हो चुका हूं इस टर्म से।
तुम्हारे लिए पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है, मैंने बता दिया, अब याद नहीं रही तो फिर ये आपके लिए दिक्कत है, ठीक है ना। याद रखना आपको काम है, हर चीज कॉपी पे लिखी नहीं जा सकती। प्लस माइनस क्या बेटा, क्या? हाँ, ओके ओके ओके, क्या नाम है बेटा आपका? चंद्रेश। देखो बेटा, मैंने कहा कि ये जो है निशान किस चीज का, ये पता है आपको? ये निशान किस चीज का है? एब्सोलूट। एब्सोलूट वैल्यू का बिहेवियर क्या होता है? हाँ, अभी तो ये तो बताया नहीं मैंने। हाँ, ये भी मैं सोचते चल रहा था कि बच्चों को पता होगा। ठीक है, ये बताता हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको भी समझना है भाई। अभी तो एब्सोल्यूट वैल्यू, हालांकि मैं 11th क्लास में तो इसको समझाता हूं, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते तो उन्हें जरूर थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उन्होंने याद 100% क्या होगा। इसके बिहेवियर, हर किसी चीज का अगर डिपेंड करता है सिचुएशन, उसके हिसाब से बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 2 लिखा है, तो इसका रिजल्ट आएगा बेटा प्लस का 2। और अगर माइनस का 2 लिखा है तो इसका रिजल्ट आएगा प्लस का 2। कब आएगा? जब ये वैल्यू है कौन सी? ये वैल्यू जो है एब्सोल्यूट है, यानी कि इसे कहते हैं कि एक्चुअल, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। अगर इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, ये पहला केस, दूसरा केस यहां लिख देता हूं, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई वेरिएबल है, जैसे कि x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन की फॉर्म है, फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन है, तो बेटा इसका बिहेवियर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस 1। ये बात याद रख लेना, सभी जनों को ये जहन नहीं है क्या, कि अगर वैल्यू क्या दे रखी है अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट का साइन है, इसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट ऐसी टर्म दे रखी है तो ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है जिसमें इसका पता नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव करके बिहेव की जाएगी। आगे चलते हैं, तीसरा भी इसका है आपकी क्लास के लिए, तीसरा भी है, वैसे तो चौथा पांचवा छठा भी स्टेप्स है इसके, लेकिन डिपेंड ऑन कि आप मैथ्स किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। ये दोनों की दोनों बात तो आपको बताई गई होगी, मैं बता देता हूं। वैसे मुझे नहीं पता कि टीचर्स इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे मूड में है। तो ये दोनों बात बताई गई होगी बेटा छोटी क्लास में, अप टू आई थिंक 10th तक आपको ये बात पता चल गई होगी, है ना। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th में कोई सी भी क्लास में अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह पर ये बात पता कर लिया होगा उसने कि अगर वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर वेरिएबल है, इस तरह की इक्वेशन है, तो क्या होगा, प्लस और माइनस में होगा एब्सोल्यूट के अंदर। जैसे कि अगर मान लो ये दे रखा है sin x, तो बेटा ये कौन सा फंक्शन है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी फंक्शन है, ये भी, तो क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस sin x, ठीक है। और अगर ये दे रखा है sin 30 डिग्री, तो बेटा ये ऑलवेज प्लस का 30 डिग्री, साइन 30। अब मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों में फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, उलझा नहीं रहा हूं मैं बात बता रहा हूं आपको कि साइन एक्स और साइन 30 डिग्री में अंतर है। साइन 30 की एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी कि 1/2, तो 1/2 एक पार्टिकुलर वैल्यू हो गई, तो उसकी वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई। लेकिन साइन एक्स कोई फिक्स नहीं होता ना, अब एक्स की जगह बदलती रहेगी वैल्यू, ये एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन नहीं है, ये कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, ठीक है ना। तो याद रखना ये कंडीशन भी, ये वैल्यू जब एक्स की फॉर्म में हो। और तीसरा भी बिहेवियर में बताता हूं, वो आपने 11th में पढ़ा होगा। तीसरा जो बिहेवियर है वो 11th में पढ़ा होगा। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होता है a प्लस आयोटा b, तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, ये भी तो एब्सोल्यूट में आ गया ना, मॉडुलस भी बोला जाता है। क्या बोला होता है ये, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑलवेज इन पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो क्या समझ में आया आपको, एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू के बिहेवियर समझ में आया। ये आपने 12th तक का स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स बनेगा, तो इस एब्सोल्यूट के अलग अलग रूप दिखेंगे, ये रावण से भी बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना ये एब्सोल्यूट, तो समझ में आ गया, एक बिहेवियर नहीं है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मैथ्स के किसी भी टर्म में मिलेगी। तो बेटा चंदर, अब आपको मेरी बात क्लियर होती होगी। जब मैंने इसे देखा तो ये निशान क्या है, एब्सोल्यूट। यहां तक पहुंचे तो क्या निशान है, एब्सोल्यूट। और मैंने जब देखा कि ये वैल्यू जो है, ये अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो पॉजिटिव रहेगी, और अगर कोई इक्वेशन है तो प्लस माइनस में रहेगा। बेटा के का बारे में पता तो है नहीं, वेरिएबल है ये, तो इसका मतलब इसको मैंने प्लस और माइनस में लिखा। चंद्रेश, समझ में आया आपको? नहीं, जवाब नहीं आया मेरे पास, गायब हो गए क्या चंद्रेश?
चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपका जवाब नहीं आया तो। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या बता दिया, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ना, फोर्थ का सेकंड पार्ट आपको करना है। फिफ्थ में कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर जो होती है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछिए इस बार, जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। चलो 1 2 3 6 से लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ऊपर वाला 4 नहीं था, हम भूल जाते हैं यार। अच्छा थर्ड था, थर्ड ही लिखा था मेरे को। अच्छा यहाँ 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। देखिए ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। आपको कहता है दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ए दे रखा है और बेटा ये दो इक्वेशन है। जरा याद करिए 11वीं क्लास, और अभी याद करनी पड़ेगी आपको 6 चैप्टर के अंदर, जब मैं आपको टेंजेंट नॉर्मल कराऊंगा तो मैं फिर से बताऊंगा कि दो पॉइंट्स अगर दे रखे हैं लाइन के x1 y1 एंड b पॉइंट x2 y2, तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है मैं बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है आपके सामने y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 एंड x माइनस x। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। कब होती है ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन, जब आपको दो पॉइंट्स दे रखे हो। बेटा यहां पर भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन यहां पर कहता है यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन यहां पर कहा यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। अब प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे यूज करेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड भी नहीं लगाते यहां पर, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड तो लिख सकते हो आप। तो डिटर्मिनेंट के तरीके से, किस तरीके से हम इसे निकालेंगे उसका तरीका समझ लो। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, मैंने कहा अगर ये लाइन है, बेटा याद रखना, अगर मैं कहूं लाइन है और अगर मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, कोई सा भी ये ले लिया मैंने पॉइंट, ये है पॉइंट सी, तो बेटा सी और बी को अगर लेकर मैं इसी फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा, याद रखना एक ही लाइन होनी चाहिए, वो लाइन का ट्रैक चेंज नहीं होना चाहिए, तो इक्वेशन सेम आएगी जो पहली वाली लाइन की इक्वेशन थी, बिल्कुल सेम आएगी, कुछ अंतर नहीं होगा। यानी कि एक लाइन इस तरीके से दिखाई जाती है इनफिनिटली, अगर वो बढ़ाई जाएगी तो जहां पर भी जितने पॉइंट, सपोज ये लाइन यहां तक बढ़ गई, सपोज ये लाइन यहां तक बढ़ गई, तो बेटा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये लाइन एक ही है, सेम है मान लो, तो ये जो दो पॉइंट्स है, अगर मैं इसे लूं P और इसे लूं Q और फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं जो मैंने अभी बताया आपको ये, तो बेटा सेम यही इक्वेशन आएगी जो इस वाले पॉइंट से आई है। यानी कि लाइन का ये बिहेवियर होता है कि आप पॉइंट्स कहीं से कहीं भी ले लो, इक्वेशन तो सेम रहती है, पॉइंट्स का फर्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको किस तरीके से करना है डिटर्मिनेंट से वो देख लीजिए। ये 12th क्लास के स्टूडेंट सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट से भी निकाला जा सकता है, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ज्यादातर बच्चे डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं क्योंकि पिछले वाले मेथड से आसान लगता है। तो इसमें क्या करना है बेटा, एक पॉइंट ले लेना है यहां पर, इस लाइन को इंक्रीज करना है और एक पॉइंट ले लेना है सी। आप चाहो तो सी यहां भी ले सकते हो, मैं कह रहा हूं ना मर्जी आपकी चलेगी, कौन सा लोकेशन दिखानी है। सी पॉइंट को लिखना है x1 या x1 y2 ये होगा x3 और y3, ये पॉइंट नहीं पता तो ये पॉइंट मैंने लिख लिया x3 और y3। मतलब ये संख्या क्या हो गई, पहली वाली संख्या क्या हो गई, ये हो गई x1 y1, और ये क्या हो गई, ये हो गई x2 y2, और ये आ गया x3 y3, हमने लेट कर लिया। तो बस यही काम करना आ गया, तो बड़ा आसान हो गया। आप देखेंगे एक पॉइंट सी लेट करेंगे और वो होगा क्या, x3 और y3, ये लेट कर लिया मैंने। अब आपको लिखना है इन केस ऑफ 3 पॉइंट, ये मेरा फैन कभी चलता है कभी नहीं चलता है, हाँ, 3 पॉइंट्स, in case of 3 points on a same line, on the same line, same line, अगर इन केस ऑफ, अगर इस केस में, किस केस में, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 3 पॉइंट्स आपके सामने दे रखे थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये रहा पॉइंट 1 2 3 6 और x3 y3 लिखेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 6 और x3
y3, यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 1 2 0। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि देखो इक्वेशंस किसी की भी निकालते हो तो वो x की फॉर्म में या y की फॉर्म में होती है। x3 y3 फॉर्म में लिखोगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन x3 y3 की फॉर्म में क्यों लिखना पड़ा आपको? क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर आप ये संख्या x3 y3 कंसीडर कर रहे हो एज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगेगा 1 2, या फिर यहां रखोगे तो कुछ और नंबर आ जाएगा 1 2 का, और यहां रखोगे तो कुछ और नंबर आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो लगेगा। तो आप क्या करिए, इसको x3 और y3 को रिप्लेस कर दीजिए। क्या लिखेंगे? बिकॉज x3 को हम लेट कर लेते हैं x और y3 को लेट कर लेते हैं y। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखेंगे 1 2 1 3 6 1 एंड x y 1। मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चे, ध्यान से सुना, कि किसी बच्चे ने ये नहीं किया, ये चीज x3 y3 नहीं लिखा, किसी बच्चे ने ये चीज नहीं लिखी इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स वाई लेके कर सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे और पूरा सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्योंकि माइंड में आता है एक बार के लिए एक्स वाई क्यों लिया जा रहा है, तो मैंने करके दिखा दिया 2 स्टेप्स करके, है ना। आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यही स्टेप करिए। अब इसे प्लस माइनस प्लस करेंगे तो बेटा यहाँ एक आंसर आएगा जो एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब ये चैप्टर एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, तसल्ली से कराई है मैंने, कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि आपको ना समझ में आए। अगर आप में से कोई चीज ऐसी है जो पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। वही होता है जो उसका एलिमेंट होता है। देखिए, जैसे कि अगर मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं फिर बोल रहा हूं, ये लिखा है आपकी बात डिटर्मिनेंट, ये लिखा है -4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 होगा। लेकिन अब ये कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्रियांशु। ये आपका कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? कंफ्यूजिंग ये हुआ कि ये अब तो भैया दिक्कत हो गई, ये आप प्लस का 4 लिखोगे, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये है डिटर्मिनेंट। तो बेटा इस कंफ्यूज, भाई कभी भी एजुकेशन हमें कंफ्यूज तो नहीं करती है, वो कंफ्यूजन जब होती है जब हमें नॉलेज ही नहीं है। तो मैं बता देता हूं, इस टाइप का बिहेवियर जिंदगी में आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। हालांकि होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 by 1 है, क्योंकि मैंने कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स पर फॉलो करता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? 1 by 1। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? 2 by 2, ये तो मैंने कराया है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? 3 by 3, ये भी मैंने अभी कराया है। और उसके बाद की संख्या आपकी क्लास में नहीं है, इसका मतलब नहीं है होती नहीं है, लेकिन इस तरीके की मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट तो इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से कभी कर ही नहीं सकते। 1 अगर लिखा है तो उसका आंसर 1 होता है। देखो मैं बताता हूं इसको, प्रियांशु कैसे लिखते हैं। 1 लिखा है तो इसका आंसर 1 होगा, और -1 लिखा है तो इसका आंसर -1 होगा। क्यों? क्योंकि ये इवेल्युएट नहीं हो सकता, इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 4 लिखा है, तो इसको इवेल्युएट पहले कैसे करते हैं? पहले ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, और फिर इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सही है ना, इस तरीके से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई स्टूडेंट डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर देते हैं, आंसर तो सेम आता है, तो ना तो इस पर नंबर करते हो, ना इसका बिहेवियर गलत है, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं कर रहा। बट ये हिस्सा तो कंफ्यूज कर रहा है ना, ये वाला, तो ये कभी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बच्चे के दिमाग में आता है, उसका क्या होगा, तो उसका होता तो यही है अकॉर्ड, लेकिन इससे नहीं दिखाते, उसे इससे दिखाते हैं, मैट्रिक्स से। अगर किसी के बच्चे के दिमाग में कोई भी ऊटपटांग क्वेश्चन है, या फिर सेंसेबल या नॉनसेंस क्वेश्चन है, आप नहीं सोचेंगे बेटा कि वो क्वेश्चन का सेंस क्या है, वो मैं आपको जवाब दूंगा तब सोचना, तो आप पूछ सकते हो। और आज की क्लास फिनिश हो जाती है। कितने स्टूडेंट आए? रुक जाइए, अभी मेरे पास कितने बच्चे आए हैं? अभी तक 10 बच्चे आज आए हैं, तो पहले मैं देख लूं कि 10 बच्चे कौन कौन है, ताकि मैं और बच्चों को कह सकूं कि उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि मुझे बच्चा मैसेज ही नहीं कर रहा है कि सर ये कहता है कि अगर अगर कहता है कि कोई पार्टिकुलर यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, कोई सी भी उठपटांग सी, बड़ी छोटी, और कहता है इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है, तो कहता है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर उस इक्वेशन के साथ जो टिपिकल सी होगी, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0 0 से आएगी, तो इसकी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये 0 आएगा। इन्होंने कहा था सारे को कर सकते हैं। इस नाम के लिए सचिन जोशी को
मैथमेटिशियन बनाया जा सकता है, बस ये जल्दी से 12th कर ले, ठीक है बेटा। जब किताबों में छप जाएगा तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कि देखो दैट इज द बिगेस्ट या फिर इजीएस्ट रूल दैट सचिन जोशी ने इंट्रोड्यूस करा था 21वीं सदी में, 2020 में ये पूछा था भानु सर से, बायोग्राफी में लिखा जाएगा विकिपीडिया में, और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी नॉलेज कम है, मैं ज्यादा रिसर्च नहीं करा मैंने। हालांकि इसका जवाब जरूर होगा पॉजिटिवली सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन मेरे पास नहीं है इसका जवाब कि क्यों 0 से मल्टीप्लाई करके हर किसी को इक्वल कर देते हैं। वैसे मैं अगर अपना परसेप्शन दूं एज ए मैथमेटिशियन तो वो मैं बता देता हूं कि बेटा 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है ना। और हम जब वैल्यू निकालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा अनरियल वेरिएबल है। जैसे कि मैंने कहा कि x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x क्या होगा ये बताइए, ये नहीं कहना चाहता कि इसे 0 बनाइए, इस संख्या को 0 बनाइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि x क्या रखें कि ये 0 बन जाए। ये परसेप्शन होता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तभी 0 होगा, और इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं कि x इज इक्वल टू, और मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग 1, ये हमारा सॉल्व है ना, और ये हमारा परसेप्शन है कि यहां से हमने 1 रखेंगे तभी आएगा, और भी रख सकते थे, ये आसान हो गया। अगर मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7, अब इसकी ऐसी क्या वैल्यू की जाए कि आंसर आए, सॉरी अब परसेप्शन दिक्कत करता है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, -1 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, लेकिन हाँ कुछ तो होगा यहां पर, ऐसा क्या होगा कि इसे 0 बन जाए, तो फिर इसके लिए बनता है सॉल्यूशन। यानी कि ये बेटा जब अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं तो जब हम एंशिएंट मैथमेटिशियंस की स्टोरी को पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है कि उनके पास एक चैलेंज आता था। जैसे आजकल आप पबजी और टिकटॉक देखते हो या पबजी खेलते हो ना, तो अब तो खैर है भी नहीं टिकटॉक, लेकिन बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर देखते हो, टाइम स्पेंड करते हो बेटा, वो लोग टाइम स्पेंड करते थे इससे, जो एजुकेटेड थे, जिन्होंने एजुकेशन बनाई, जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा कुछ तो ऐसी वैल्यू होगी जिसके बारे में अगर हम रखते जाएं तो आंसर तो आएगा 0। उन्होंने पूरा पूरा दिन निकाल दिया, पूरा पूरा साल निकाल दिया, ये वैल्यू रख रख के देखी, और आखिरकार उन्हें एक वैल्यू मिली, और वो इसका आंसर आया। सपोज कोई वैल्यू यहां पर आ गई, अब जब आ गया तो दूसरे मैथमेटिशियन ने कई टाइम बाद आके उन्होंने कहा ये आंसर आ चुका है, ये क्वेश्चन है, इसको निकालने का मेथड सिखाया उन्होंने दुनिया को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, वो आप पढ़ते हो। ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसी एक्सपोनेंशियल, ऐसी लॉगरिथमिक सारी इक्वेशंस बनी ऐसे। तो हमारा परसेप्शन यहाँ क्या नहीं होता, ये नहीं होता है कि यहां से 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है ना, 0 से मल्टीप्लाई करा दो तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ओके, लेकिन ये परसेप्शन होता है कि ऐसी क्या वैल्यू रखें उस वेरिएबल की जगह कि ये संख्या इसके इक्वल आ जाए। हमें वेरिएबल निकालना हमारा मेन मोटिव होता है। तो इसी का फर्दर एक्सटेंशन होता है, क्योंकि हमारे दिमाग हमें आंसर भी सामने चाहिए, तो वो कहता है कि कोई इक्वेशन दे रखी है, सपोज जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा और माइनस का tan थीटा। उनने कहा कि ये एक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री, इसे 0 शो करके दिखाइए, ये आपको पता है। तो ये क्या है, फर्दर एक्सटेंशन है कि आपको थीटा की ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ कि वो वैल्यू ऐसी इक्वल वैल्यू के आंसर 0 आ जाए। तो मेन पर्पस क्या, थीटा की वैल्यू निकाल, दैट इज माई परसेप्शन, लेकिन आई एम नॉट श्योर फॉर दिस। मैंने कहा ना कि आपका नाम लिखा जा सकता है सुनहरे अक्षरों से, मैं पढ़ाया करूंगा। नाउ लेट्स लीव दिस क्लास। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और कोई भी पूछना चाहता है क्वेश्चन तो जितना पॉसिबल मेरे लिए होगा मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा है कि आपका काम पूछना है, जवाब देना मेरा है। सचिन जोशी जी समझ में आया है कुछ नहीं? चला गया, चलो ठीक है। नहीं, अगर मैं क्या कहता हूं कि मोर देन 90 डिग्री क्या क्या लिखोगे, बताओ, लिख के बताओ मेरे को, मतलब बताओ बोल के मैं लिख दूंगा कि क्या चाहते हो आप, क्या लिखोगे आप। ये मैंने यहां पर आपके लिए एक एरिया बना दिया, ठीक है, ये देखो, ये मैंने बनाया मोड ऑफ साइन 270 डिग्री। अब मुझे बताइए 270 डिग्री पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? एग्जैक्टली पता है आपको नेगेटिव? ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो समटाइम्स और नेगेटिव भी हो समटाइम्स। देखो ना 270 डिग्री कहां होगा, मैं यहां बता देता हूं। ये आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, उसमें 90 जोड़ेंगे तो 270 डिग्री, और 270 डिग्री आ गया यहां इस जगह पर, इस एक्सिस पर। तो इस एक्सिस पर एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 270 की वैल्यू -1। एक्चुअल में -1 ही होता, क्योंकि ये साइड, ये जो एक्सिस है ये y एक्सिस नेगेटिव होता है, ये एक्सिस जो होता है y एक्सिस पॉजिटिव होता है, यही तो होता है ना। तो एग्जैक्ट पता है आप इसकी वैल्यू क्या होती है, -1।
तो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। देखो मैंने बताया ना, जो एग्जैक्ट पता है यानी कि इस वाली, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव कर देंगे ऑलवेज। तो ये वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कहता हूं ये कि मैं यहां रब कर देता हूं इसे, अगर मैं इसकी जगह कहता हूं बेटा कि साइन थीटा लिखा है, मैंने लिखा साइन थीटा और मैंने कहा थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, अगर मैंने ये बोला तो बेटा 90 डिग्री से ज्यादा मतलब क्या, अब 90 डिग्री से ज्यादा तो बेटा क्वाड्रेंट पे भी आ सकता है, तो उस समय साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट पे आ सकता है उस समय नेगेटिव हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट पे भी आ सकता है उस समय नेगेटिव हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट पे आ सकता है, तो मोर देन तो बहुत सारा हो सकता है ना। तो अब ये डाउटफुल है, तो इस डाउटफुल के लिए हम इसे प्लस और माइनस लिखेंगे साइन थीटा। समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच। 1 और 22, बहुत अच्छा बात है, बहुत क्वेश्चन पूछ लिया किसने पूछा है, नाम क्या है आपका, तिशित है ना, तिशित। आप मेरे को बताते चले जाना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे देखूंगा तो सही नहीं होगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके सामने कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस। बेटा एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्या है, मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस का मतलब होता है वो एक एलिमेंट, एक संख्या नहीं होगी, वो बहुत सारे एलिमेंट का ग्रुप होगा, ये है इसका मतलब, ठीक है। और जो एक्स अगर एक मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर भी होंगे, ऑर्डर मतलब कितने रो कितने कॉलम, तो इसने कहा है ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन, यानी एक्स मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 इंटू एन है, वाई मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 इंटू के है, जेड मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 इंटू पी है। समझ में आ गया आपको, ऐसे सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसको लिखता हूं, आप मुझे बताते चले जाना, मैं तो भूल जाऊंगा। आपने कहा कि एक्सरसाइज, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ जी, आपने मेरे से पूछा है एक्सरसाइज कौन सी है, 3.2 और क्वेश्चन नंबर है इसमें 21, है ना 21। तो 21 से भी आपको पूछा क्या गया है, आपको कहा है गिवन, पहले दिया क्या है, दिया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जेड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डब्ल्यू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी, लिखा हुआ है ये, हाँ ऐसे लिखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। अब मुझे जल्दी से बताते जाओ इसके ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक्स के 2 इंटू एन, आगे 2 के, जेड के 2 इंटू पी, फिर डब्ल्यू का ऑर्डर एन इंटू 3 एंड पी के पी इंटू के, सही है। अब देखिए ये ऑर्डर दे रहा है ऑलरेडी, और क्वेश्चन नंबर के लिए क्या कहा है उसको भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से कि क्या कहा है। तो ऑर्डर दे रखे हैं, इसने क्वेश्चन में कहा है, ये तो ऑर्डर है रेस्पेक्ट, चूज करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज। बेटा क्वेश्चन को ये एक्सरसाइज बोलता है, इन एक्सरसाइज 21 22, यानी कि ये जो सिचुएशन है, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये 21 क्वेश्चन के लिए भी है और 22 क्वेश्चन के लिए भी है। तो 21 क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि देखो अगर मैंने कहा था दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, अगर उनकी जोड़ने के बाद आंसर आता है तो उसके ऑर्डर वही होते हैं जो दो मैट्रिक्स की संख्या होती है, घटाते हैं। अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होता है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है बेटा उसमें पहली वाली संख्या का रो और दूसरे का कॉलम लिखा जाता है। ये रेस्ट्रिक्शंस है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। अगर नहीं आती तो बता देना, मेरे को 2 मिनट लगने बताने में, लेकिन ये बता देना आप, ये रेस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप इसको देखिए क्या बनेगा। तो क्या लिखा है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। अब इस रिस्ट्रिक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है वो ध्यान से समझना। बेटा देखो ये लिखा है पी, और आपके सामने ऑर्डर ऑफ पी क्या दे रखा है, ये है ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू पी इंटू के। उसके बाद दे रखा है बेटा वाई, तो ऑर्डर ऑफ वाई कितना दे रखा है, यहां लिखेंगे ऑर्डर ऑफ वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू के। तो मैंने बताया था कि अगर दो संख्याओं की मल्टीप्लाई होती है तो पहली संख्या, पहली मैट्रिसेस जो है उसका कॉलम दूसरी मैट्रिसेस के रो के बराबर होता है। तो जरा गौर से देखिए
कि ये पहली मैट्रिक्स है, इसका कॉलम क्या होगा, ये कॉलम होगा, और दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या होगा, ये रो होगा। तो इसका ये अर्थ हुआ कि k बराबर 3 के होना चाहिए, कि रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग तो ये चलेगा ना, तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। और जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो इसका कॉलम इसकी रो के बराबर हो जाता है, तो फिर हम एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ पी वाई। इस पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, तो वो ऑर्डर क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, पी इंटू के। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है डब्ल्यू और वाई। तो डब्ल्यू के ऑर्डर कितने दे रखे हैं, एन इंटू 3। लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू, उसके बाद ऑर्डर ऑफ वाई इक्वल 3 इंटू। अभी भी आपको बोला है कि कंडीशन ये कहती है कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, रो के। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 इज इक्वल टू 3 के बराबर है। तो साफ साफ दिख भी रहा है, लेकिन वैसे भी हम लिख के दिखाएंगे। देन नया ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई का ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, जो बच जाता है वो उसका नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। आप इसे कभी भी कर सकते हो, पीछे यही किया आपने, ठीक है ना। और मैंने एक्सप्लेन करके बड़ी बारीकी से ये चीज बच्चों को बताई थी जब मैंने पीछे की एक्सरसाइज बच्चों को कराई है। आगे बढ़ते हैं, तो अब मेरे पास है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जब देखते हैं बेटा, तो उसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, ये है, इधर देखिए। फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर ये है p इंटू के, और सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर n इंटू के। बेटा अगर कोई दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे, यानी कि पी वाई जो दे रखा है ये, और डब्ल्यू वाई को जोड़ना है, तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये कंडीशन है कि कभी भी जोड़ेंगे तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि p इज इक्वल टू एन और k इज इक्वल टू के। तो k इज इक्वल टू के तो दिख रहा है, तो हम लिखेंगे इसमें p इज इक्वल टू एन। रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे ऑर्डर, सॉरी इसका, सो p इज इक्वल टू एन के हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इक्वल टू एन है तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एक्स वाई था ना, एक्स वाई डब्ल्यू वाई, नहीं पी वाई डब्ल्यू वाई, ऑर्डर ऑफ, सॉरी, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब बेटा ऑर्डर ऑफ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के क्या होंगे, या तो इसके ऑर्डर हो सकते हैं आपके पास p इंटू के, और या फिर ऑर्डर सकते हैं n इंटू के। दोनों ही होते हैं, दोनों सही है, क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब ऑप्शन देखेंगे, p इंटू के और n इंटू के में से कौन सा हमारा ऑप्शन आ रहा है। तो देखो ये है आपके पास, अच्छा यहाँ तो कहीं नहीं रहा, अरे यहाँ तो सीधा सीधा ही कह दिया k की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू n है। लास्ट वाली स्टेप को बात ही नहीं करी, इस वाले में करेगा लास्ट स्टेप की बात, ऑर्डर की बात भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इस लास्ट स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप नहीं लिखना आप। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ऑर्डर पूछ रहा है इसके, इस क्वेश्चन में तो आपको यहीं तक पूछ रहा है, मैच करना। तो ये हो गया p इंटू एन, p इज इक्वल टू एन, और एक हो गया n इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3, सॉरी। अगला कहता है n इज इक्वल टू p के है, देन ऑर्डर ऑफ दिस। अब इसके ऑर्डर बताओ, 7x माइनस 5z। देखो बेटा हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्डर ऑफ 7x की जगह पहले x लिखेंगे, ठीक है ना। तो 7x दे रखा था यहाँ पर, ये है आपके पास 7x, तो मैंने x लिखा। x के ऑर्डर कितने हैं, 2 इंटू एन, तो ये लिख दिया मैंने, ऑर्डर ऑफ x मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एन, ठीक है। अब मुझे बताइए तिशित, चंदर या तिशित जितने भी पूछा था, कि 7x के ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ 7x। तो क्या बनेंगे, ठीक है। देखिए ये गलती अधिकतर स्टूडेंट कर देते हैं, x के ऑर्डर को वो संख्या समझ लेते हैं, ऑर्डर को क्या समझ लेते हैं, एलिमेंट। ऑर्डर एलिमेंट नहीं होता। देखिए अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है x जिसके ऑर्डर है 1 2 3 4, क्या ये ऑर्डर लिखे हैं बेटा, नहीं, ये एलिमेंट्स लिखे हैं। ऑर्डर क्या होंगे, 2 इंटू 2। सपोज के मैंने यहाँ पर 2 लिखा ही नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन में 2 नहीं भी है ना, जैसे ये रखा है आपको क्वेश्चन और इसमें 2 नहीं है, तब भी हमारे ऑर्डर में तो 2 आएगा ना। यहाँ पर मान लो 5 दिया मैंने, तब भी हमारे ऑर्डर में तो 2 आएगा, वो तो 2/2 ही रहेगा, फिक्स है ये। तो ये क्या है, फिक्स। एलिमेंट से इसका नहीं बदलता, ये जब बदलेगा जब रो और कॉलम बदलेंगे। तो बेटा अगर मैं कहूं आपसे 7x के ऑर्डर निकालने हैं, तो जरा अब सोच के बताइए इसके ऑर्डर क्या आएंगे, 7 एकम 7, 35, 21, 28। अब बताइए जरा ऑर्डर क्या बने,
यस, तो यही गलती बच्चे करते हैं। आपको मैंने कहा जो भी चीज आप पढ़ोगे ना मैथ्स में, मेरी तरह इमेज दिमाग में बनाओ। इमेज, इमेज में क्या किया आपने, आप देखो इसको अगर संख्या की तरह ट्रीट करोगे तो ये संख्या भी दिखेगी, लेकिन इसने कहा ना ऑर्डर है ये, तो ऑर्डर तो संख्या होती नहीं है, वो तो नीचे लिखे होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। तो यानी कि अगर 7 से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन होती है तो इसका मतलब उसके रो और कॉलम में कोई चेंज नहीं होता है, वो रो भी उतनी रहती है और कॉलम भी उतने ही रहते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन। कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास 7x के बाद क्या लिखा है बताना। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जेड। कितने हैं ऑर्डर ऑफ जेड? जेड के ऑर्डर टू इंटू पी। और ऑर्डर ऑफ 5z कितना होगा? बहुत बढ़िया। तो ये हो गई सेकंड एक्सरसाइज बेटा। ओ एक्सरसाइज कह रहा हूँ, इक्वेशन। अब बेटा आपको कहता है कि ऑर्डर निकालने हैं। देखो आपको कहता है 2 बराबर 2 क्या है, ओके। क्वेश्चन में दे रखा है n बराबर क्या है, ओके। आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। ये एक मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर। तो बेटा इसका ऑर्डर या तो 2 इंटू एन हो सकते हैं और या फिर 2 इंटू पी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2 इंटू एन या 2 इंटू पी? 2 इंटू एन। सही है। याद रखना कि 2 इंटू एन को n इंटू 2 नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते दूसरा, है ना। ऑर्डर थोड़ी चेंज कर देंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज छुट्टी। मिलते हैं अगली क्लास में परसों। ओके बाय बाय, शब्बा खैर, नमस्ते। हाँ जी, आपने क्वेश्चन पूछा था, आपका नाम है और सोमनाथ। क्या क्वेश्चन पूछा था भाई? मुझे नहीं पता होगा ऐसा, अगर पूछा होगा तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। सोमनाथ, सोमनाथ कहाँ है?